7 मई 1949 फिलीपींस एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश कर जाता है और ये गिर जाता है समुद्र में सी मनीला में, और वहाँ पर मौत हो जाती है 13 लोगों की। इस आइडिया से एक शख्स को एक और आइडिया आता है और इस वजह से वो एक शख्स को मारने के पीछे 2 दर्जन लोगों को मार डालता है। कहानी है जोसेफ अल्बर्ट गुए की। ये रहने वाला था कनाडा के क्वेबेक का। इसका जन्म होता है सितंबर 22, 1922, सितंबर 22, 1922। ये एक फ्रेंच कैनेडियन था, एक रोमन कैथोलिक था और 5 बच्चों में सबसे छोटा था। इसके 4 सिबलिंग्स और थे। इसके फादर रेलवे में, कैनेडियन नेशनल रेलवेज में ब्रेकमैन का काम करते थे। जब जोसेफ 5 साल का था तब इसके फादर की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब चूंकि जोसेफ अल्बर्ट गुए बात करने में काफ़ी अच्छा था, लोगों के ऊपर इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव था और बात करने की बेसिकली इसको बहुत अच्छी टेक्निक थी, तो ये एक ज्वेलरी सेल्समैन बन जाता है, जिसके साथ ही ये घड़ियों को रिपेयर करने का काम भी शुरू करता है। तो ज्वेलरी सेल्समैन का काम अच्छा चल रहा होता है इसका। लेकिन इस बीच 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मार्केट में थोड़ा रिसेशन आ जाता है और इसको एक मजबूरन जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है कैनेडियन आर्सेनल लिमिटेड में। 1940 में ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है रीटा मोराल। प्रपोज करता है, लड़की हाँ कहती है। कुछ दिनों तक ये एज ए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहते हैं। जोसेफ रीटा को प्रपोज करता है शादी के लिए और 1941 में दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी हो जाती है और अपनी जॉब चली रही होती है जोसेफ की। और 1944 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तब जोसेफ अपनी जॉब छोड़ देता है और वो तय करता है कि वो फुल टाइम ज्वेलरी का ही काम करेगा। इसके साथ ही वो घड़ी रिपेयर करने का काम भी करता था। तो घड़ी रिपेयर करने के लिए इसने एक आदमी भी रखा हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा मैकेनिक था, जिसका नाम था जेनेहो रूस्ट। जेनेहो रूस्ट आगे चल के इस कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार निभाने वाला है। अब 1945 सन आता है और रीटा एक बच्चे को जन्म देती है। अब ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, बच्चा हो चुका होता है, शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही होती है। लेकिन एक दिन 1947 के समर में जोसेफ एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है मेरियोंज ओबी थे इसका नाम होता है, और ये लड़की की उम्र उस वक्त होती है 17 साल। तो जोसेफ को मेरियोंज पसंद आ जाती है और ये उसको प्रपोज कर देता है। मेरियोंज हाँ कर देती है और इनकी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है। हालांकि जोसेफ मेरियोंज को सब कुछ बताता है कि वो एक मैरिड है, उसका एक बच्चा है, लेकिन मेरियोंज को इस चीज़ पर ज़्यादा एतराज़ नहीं होता क्योंकि जोसेफ उसको वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा और उसको एक पत्नी की तरह रखेगा। अब जोसेफ का मेरियोंज के घर पर आना जाना होता है। यह मेरियोंज के माता पिता को खुद का नाम रोजर्स बताता है और माता पिता को ये भी बताता है कि ये एक सिंगल है, एक बैचलर है, इसकी कहीं कोई शादी नहीं हुई है और ये मेरियोंज से शादी करना चाहता है। माता पिता भी खुश, उनको उस टाइम कोई एतराज़ नहीं होता है। लेकिन प्रीटी सून रीटा को पता चल जाता है। रीटा को जैसे ही पता चल जाता है कि दैट हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर, तो वो जाती है और मेरियोंज को सब कुछ बताती है। लेकिन मेरियोंज को चूंकि ये सब कुछ पता होता है तो वो इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो रीटा तंग आकर मेरियोंज के पेरेंट्स के पास जाती है और उनको बताती है कि आपकी बेटी जिस इंसान को डेट कर रही है वो मेरा हस्बैंड है और उसका एक बच्चा भी है। तो इस बात से मेरियोंज के माता पिता नाराज़ हो जाते हैं और मजबूरन जोसेफ को मेरियोंज के साथ बाहर आना पड़ता है और वो मेरियोंज के रुकने के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज करता है। और ये अपार्टमेंट उसके लिए अरेंज करती है मार्गारीत सिस्टर है जेनेहू रूस्ट की, जो घड़ी की रिपेयरिंग का काम करता है जोसेफ के लिए। अब यहाँ पर जोसेफ सोचता है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और मेरियोंज के साथ एक नई ज़िंदगी बसर करे। लेकिन उस टाइम रोमन कैथोलिक में ऐसा रिवाज था कि आपको तलाक लेना बहुत मुश्किल पड़ता था, कई सम्मान के खातिर भी, कई परंपराओं के खातिर और कई दूसरी बंदिशें भी थी। तो जोसेफ सोचता है कि किस तरह छुटकारा पाया जाए रीटा से। तो उसी दौरान एक हादसा होता है कि 7 मई 1949 को फिलीपींस एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश कर जाता है और ये समुद्र में गिर जाता है और 13 लोगों की मौत हो जाती है। अब चूंकि उस टाइम फोरेंसिक साइंस इतना विकसित नहीं हुआ था कि पानी में गिरे हुए प्लेन गिरने की, क्रैश होने की या कुछ भी होने की वजह क्या रही है,
वो पता नहीं चल पाता था। सो उस टाइम फोरेंसिक साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो एक समुद्र में गिरे हुए प्लेन को निकाल कर उसके पीछे क्रैश होने के पीछे की वजह, उसके ब्लास्ट होने के पीछे वजह जान सके। तो यही सोचकर जोसेफ अल्बर्ट गुए भी प्लानिंग करता है कि उसको अपनी बीवी को मारने का तरीका मिल चुका है और वो बीवी को इस तरह मारेगा। जोसेफ ये भी सोचता है कि अब जो पानी के ऊपर प्लेन क्रैश होता है उसका सीन भी रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है उस टाइम के हिसाब से, तो वो साफ साफ बच निकलेगा। अब यहाँ पर आता है जेनेहो रूस्ट, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था, खड़ा नहीं हो पाता था, व्हील चेयर पर चलता था, लेकिन वो एक काफ़ी स्किल्डफुल मैकेनिक था। तो जोसेफ जेनेहो को अपना प्लानिंग बताता है कि उसको किस तरह से अपनी बीवी को मारना है, और वो इस प्लानिंग में शामिल करते हैं जेनेहो की सिस्टर मार्गारीत को। अब जेनेहो कहता है जोसेफ से कि मुझे कुछ डायनामाइट चाहिए, अलार्म घड़ी हमारे पास है ही सही, और हम इससे एक टाइम बम बना सकते हैं। तो मार्गारीत को काम सौंपा जाता है डायनामाइट लाने का। मार्गारीत एक फिक्टिशियस, एक काल्पनिक नाम के साथ डायनामाइट बाय करने जाती है, क्योंकि उस टाइम डायनामाइट बाय करने का भी प्रोसीजर था कि आप बिना आइडेंटिटी के डायनामाइट बाय नहीं कर सकते, क्योंकि एक विस्फोटक चीज़ है, तो उस टाइम भी नहीं मिलता था और आज भी नहीं मिलता है। जब उससे पूछा गया कि डायनामाइट आप क्यों ले रही हैं, तो उसने बताया कि उसके फ्रेंड को डायनामाइट की ज़रूरत है कुछ पेड़ों की जड़ों को हिलाने के लिए। तो उसकी ये बात मान ली जाती है और उसको डायनामाइट दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जोसेफ अपनी वाइफ रीटा के लिए कुछ पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम कराता है, और जोसेफ रीटा से कहता है कि उसको बायकमू नाम के शहर में 2 बैग अपने भेजने हैं, और रीटा के लिए पासपोर्ट तैयार करवाता है। अब जोसेफ की प्लानिंग ये होती है कि बायकमू जाते टाइम बीच में एक नदी आती है जिसका नाम होता है सेंट लॉरेंस। तो जोसेफ की प्लानिंग ये होती है कि वो टाइमर को कुछ ऐसे सेट करेगा कि जैसे ही प्लेन उस नदी के ऊपर सेंट लॉरेंस के ऊपर पहुंचे वैसे ही ब्लास्ट हो जाए। और जब वो टाइमिंग देखता है तो पता चलता है कि 10:45 के टाइम पर ये सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर पहुंचता है प्लेन, और उस टाइम का ये टाइमर लगाकर सेट कर देता है। इस बीच ये ऐसा करता है कि रीटा के नाम पर $10,000 की एक पॉलिसी बनवाता है। इसके पीछे इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग होती है कि जैसे ही रीटा मर जाएगी तो वो ये पैसा क्लेम करेगा, और $10,000 से ये अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से बसर कर लेंगे। अब आती है तारीख फ्राइडे, सितंबर 9, 1949। 9 सितंबर 1949 का दिन आता है, 10:45। यहाँ पर एक बैग रेडी किया जाता है, और बैग के ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है फ्रेजाइल, यानी कि इसके अंदर टूटने वाली चीज़ है तो इसको टच ना करें। और इसको लिखा जाता है टू अल्फ्रेड ब्लफ। अल्फ्रेड ब्लूफ नाम के इंसान के नाम पे लिखा जाता है कि ये अल्फ्रेड ब्लूफ नाम के आदमी को दिया जाना है। जाहिर सी बात है अल्फ्रेड ब्लूफ एक फेक नाम था, लेकिन जो सेंडर का नाम लिखते हैं ये क्वेबेक के, उसका नाम होता है डेल्फी बुशार्ड। हालांकि डेल्फी बुशार्ड ये खुद नहीं था, लेकिन ये जो नाम था ये डेल्फी बुशार्ड असल इंसान का नाम था। अब 8:45 पर यह बैग रेडी करके दे दिया जाता है मार्गारीत को। मार्गारीत एक टैक्सी लेती है और एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पहुंच जाती है। वहां पर ये बैगेज क्लर्क को बैगेज देती है और रीटा बैग के साथ बोर्ड कर जाती है। अब दिक्कत क्या होती है यहाँ पर कि प्लेन में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से प्लेन 5 मिनट लेट हो जाता है, और प्लेन 10:20 की बजाय रवाना होता है 10:25 पर। प्लेन में 19 पैसेंजर सवार थे, सारे के सारे कनेडियन थे एक्सेप्ट 3 बंदे जो कि न्यूयॉर्क से थे, और इसके अलावा 4 क्रू मेंबर थे। टोटल थे 23 जने। अब ट्रेन चूंकि 5 मिनट लेट थी तो ये सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर से पहले ही गुजर चुकी थी। इसमें एक पायलट था जो कि 7 साल से इस प्लेन को चला रहा था। उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी थी जो कि किसी भी टाइम बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब 10:45 पर प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। इसमें से एक वाइट स्मोक निकलता है, और जो नीचे से चश्मदीद लोगों ने इसको देखा तो उन्होंने देखा कि एक वाइट कलर का धुआं निकल रहा है, और एक प्लेन हवा में ही ब्लू अप हो चुका है, और वो नोज के बल नीचे गिर रहा है। तो इस तरह प्लेन क्रैश हो जाता है, और ये कनाडा के इतिहास में 3rd वर्स्ट प्लेन क्रैश था। अब चूंकि एयरलाइंस वालों को ये पता था कि 23 लोगों की जानें गई है, तो हर एक की फैमिली को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी और सबको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एयरलाइंस वाले ऐसा नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह का पैसा दें, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन बैठती है और जब पुलिस वहाँ पर पूछताछ करती है, तो जो चश्मदीद था पहला
वो बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे कुछ डायनामाइट की सी बदबू लगी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ तो सारे के सारे पैसेंजर आगे की तरफ होने चाहिए, लेकिन पैसेंजर की बॉडी के कुछ पार्ट्स पीछे की तरफ थे। फिर एक चश्मदीद ने बताया कि प्लेन हवा में ही ब्लास्ट हो चुका था, बस ये क्रैश ज़मीन पर किया, विच मीन्स डायनामाइट की खुशबू आ रही है, लाशों के टुकड़े पीछे की तरफ पड़े हैं और प्लेन चूँकि हवा में ही ब्लास्ट हो गया है तो हो सकता है इस प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद ये क्रैश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अंदर गैसोलीन वगैरह सब कुछ था, लेकिन किसी में भी ब्लास्ट नहीं हुआ था उस टाइम, वो सब नीचे आकर जले थे। तो लगभग ये तय हो चुका था कि इसमें एयरलाइंस वालों की कोई गलती नहीं है, ना ही कोई प्लेन की मिस्टेक है, और ये किसी साजिश की बू आ रही थी। अब सारे पैसेंजर के नाम खंगाले जाते हैं, लेकिन सारे पैसेंजर जेन्युइन निकलते, किसी पर कोई शक नहीं जाता। अब पुलिस का ध्यान जाता है पार्सल पर। अब वो सारे के सारे पार्सल खंगालती है। जब सारे पार्सल खंगालती है तो लास्ट में जो पार्सल होता है वो होता है अल्फ्रेड ब्लूफ के नाम पर। जब पुलिस देखती है कि जहाँ पर इस पार्सल को जाना है वहाँ पर अल्फ्रेड ब्लूफ नाम का कोई शख्स मौजूद है भी या नहीं, तो पुलिस को पता चलता है कि अल्फ्रेड ब्लूफ नाम का कोई शख्स वहाँ पर नहीं रहता। हालांकि पुलिस डेल्फिश बुशार्ड नाम के इंसान को ढूंढ लेती है और जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मैंने किसी अल्फ्रेड ब्लूफ नाम के शख्स को कोई पार्सल नहीं भेजा, इवन मैंने कोई पार्सल ही नहीं भेजा। अब पुलिस जाती है बैगेज क्लर्क के पास कि तुमको ये बैगेज दिया किसने। तब वो कहता है कि एक काले कलर की ड्रेस में एक लेडी आई थी जिसकी शक्ल मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन उसको एक टैक्सी वाला लेकर आया था। जब उसको पूछा जाता है कि वो टैक्सी वाला कौन था तो याद करने के बाद उसको टैक्सी ड्राइवर की शक्ल याद आ जाती है, क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर का अक्सर वहाँ आना जाना था, तो वो टैक्सी ड्राइवर को पहचान लेता है। अब टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मुझे पक्का तो उसका फेस ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे हल्का हल्का कुछ पता है कि इस तरह से वो दिखती थी, उसने काले कपड़े पहन रखे थे। अब मार्गरीट जो थी वो हमेशा काले कपड़े पहनते थी, उसको उसके मोहल्ले वाले ब्लैक लेडी के नाम से भी बोलते थे। पुलिस कहती है कि क्या तुम उसको जानते हो? तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं उसको नहीं जानता, लेकिन मैंने उसको जहाँ ड्रॉप किया मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर पुलिस को वहाँ ले जाता है जहाँ उसने मार्गरीट को ड्रॉप किया। वहाँ पर कुछ दिन पुलिस गुजारती है और फाइनली मार्गरीट को टैक्सी ड्राइवर पहचान लेता है और उसके बाद मार्गरीट से पूछताछ शुरू होती है। स्टार्टिंग में मार्गरीट कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन जब पुलिसी अंदाज में पूछताछ होती है तो मार्गरीट बताती है कि मुझे 2 बैग दिए गए थे जो कि मुझे दिए थे जोसेफ अल्बर्ट गुए ने, और उसने मुझे कहा था कि ये बैग आपको एयरलाइंस पर ड्रॉप करना है, तो मैंने सिर्फ उसका एक काम किया है, मैं इसमें कहीं से कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। पुलिस जोसेफ अल्बर्ट गुए को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। इस बीच ये केस काफ़ी हाईलाइट हो चुका होता है। इस बीच ये केस कनाडा में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका होता है और जोसेफ अल्बर्ट गुए ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी बन चुका था। इस बीच जब जोसेफ अल्बर्ट गुए का नाम मार्गरीट ले लेती है और पुलिस जोसेफ अल्बर्ट गुए को गिरफ्तार करने वाली होती है तो जोसेफ अल्बर्ट गुए मार्गरीट को जैसे तैसे इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि बात करने में तो उस्ताद था ही। तो मार्गरीट को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो सुसाइड कर ले, जिससे सारा ब्लेम मार्गरीट के ऊपर चला जाएगा और जोसेफ अल्बर्ट गुए साफ साफ बच निकलेगा। और मार्गरीट हैरत की बात है ये कर भी लेती है, वो कई सारी पिल्स एक साथ खा लेती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच जाती है। और उसके बाद जब पुलिस उससे पुलिस या अंदाज में पूछताछ करती है तो वो जोसेफ अल्बर्ट गुए का ये सारा राज उगल देती है। पुलिस जोसेफ अल्बर्ट गुए को गिरफ्तार करती है, उसके ऊपर केस चलाया जाता है और इसमें मार्गरीट की गवाही अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद डायनामाइट उसने जहाँ से लिया था वो शख्स इनको पहचान लेता है और सारी की सारी कड़ियाँ जोड़ने के बाद जोसेफ अल्बर्ट गुए को सज़ाए मौत सुनाई जाती है। जब जोसेफ अल्बर्ट गुए को सज़ाए मौत दी जा रही थी तब उसने कहा था कि मैं खुश हूँ कि मैं फेमस होकर मर रहा हूँ। इस बीच में जो उसकी लवर थी जिसके लिए ये सब इतना कुछ कर रहा था मैरियोज, वो भी उसको छोड़कर जा चुकी थी। अब बचते हैं जेनेहू रूस्ट और मार्गरीट। मार्गरीट से जब पूछा जाता है कि डायनामाइट वगैरह जिसने मंगवा कर बॉम्ब किसने बनाया तो पता चलता है कि जेनेहू रूस्ट जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस था और जिसकी उम्र 54 साल थी उसने ये बॉम्ब बनाया है।
तो जेनेहू को गिरफ्तार किया जाता है और उस पर भी केस चलाया जाता है और जेनेहू रूस को भी फांसी दे दी जाती है और मार्गरीत को भी फांसी दे दी जाती है। कनाडा के इतिहास में अब तक 13 औरतों को फांसी दी गई है, जिसमें से लास्ट वाली जो औरत है वो मार्गरीत ही थी। उसके बाद अभी तक किसी औरत को फांसी नहीं दी गई है। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो 23 + 2 जोसेफ अल्बर्ट गुवे ने लगभग 25 लोगों का कत्ल किया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। गुड बाय, शुक्रिया।